होल्डन जाते जाते एलेक्स और एमोस के लिए एक मैसेज छोड़ कर गया था, जिसमें उसने उन लोगों को बताया था कि वो रिंग जोन के सेंटर की ओर मूव कर रहा था। अब होल्डन को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे रिंग स्टेशन के सेंटर की ओर मूव कर रहा था। मिलर भी उस वक्त उसके साथ था। वो एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में था और वो लगातार होल्डन से कांटेक्ट बनाकर उससे कन्वर्सेशन कर रहा था। मिलर और होल्डन दोनों ही देखते हैं कि मार्शियन मैराइन स्किप उन लोगों की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसकी स्पीड लिमिट भी रोजिनेंटे की स्पीड लिमिट के बराबर ही थी। मिलर और होल्डन दोनों ही आपस में डेस्टिनी के बारे में भी बात करते हैं। मिलर के कहने पर होल्डन अपनी वेलोसिटी को मार्शियन स्किप की वेलोसिटी से बढ़ा देता है और तेजी से आगे की ओर मूव करने लग जाता है। होल्डन रिंग स्टेशन की सरफेस से जब टकराने वाला होता है तभी उसका बैकपैक खुल जाता है और उसमें से एक सूट निकल जाता है। होल्डन उस सूट के सहारे रिंग स्टेशन के ऊपर मंडराने लग जाता है। होल्डन मिलर से कहने लग जाता है कि उसे ये नहीं पता है कि रिंग स्टेशन में जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। होल्डन अंदर जाने से उस वक्त मिलर को मना कर देता है, लेकिन मिलर जब होल्डन को बताता है कि मार्शियंस उसे कैद करने के लिए उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, तब होल्डन रिंग स्टेशन में जाने के लिए हामी भर देता है। मार्शियन मैराइन स्केप जो कि होल्डन का पीछा कर रहा था और उसे सियांग यांग को डिस्ट्रॉय करने के लिए बंदी बनाने वाला था, उस शिप के अंदर मैराइन स्क्वाड था जिसमें से बॉबी भी एक थी। उन सभी मार्शियंस मैराइन्स को लेफ्टिनेंट मेयर लीड कर रहा था। लेफ्टिनेंट मेयर वहाँ मौजूद सभी मैराइन्स को बताता है कि होल्डन अपने किए गए कामों से बहुत से लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा था। मेयर और बॉबी दोनों ही होल्डन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होल्डन किसी से भी बात नहीं करता। इसके बाद मेयर और बॉबी दोनों ही होल्डन के पीछे जाने का इरादा बना लेते हैं। इधर बेहेमत के ऊपर एशफोर्ड को नाओमी के बेहेमत को छोड़कर जाने के बारे में पता चलता है। एशफोर्ड को एक चीफ इंजीनियर के रूप में नाओमी का बेहेमत को छोड़कर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो इस बारे में ड्रमर से बात करता है। ड्रमर एशफोर्ड को क्लियर करती है कि वो शिप की कैप्टन है और शिप के बारे में बहुत कुछ जानती है। अगर कोई इमरजेंसी हुई तो वो शिप को बहुत आसानी से संभाल सकती है। डियागो एशफोर्ड को कहता है कि अब उसे बेहेमत का कैप्टन बन जाना चाहिए। एशफोर्ड तुरंत ही डियागो को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। इधर नाओमी जो कि बेहेमत को छोड़ चुकी थी, वो रोजिनेंटे की ओर बढ़ना शुरू कर चुकी थी। नाओमी लगातार रोजिनेंटे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उसे ज़ुएजन शिप जो कि मार्शियन स्किप शिप था, उससे वापस जाने के इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। अब चलते हैं थॉमस प्रिंस शिप के ऊपर। थॉमस प्रिंस शिप भी मिस्टीरियस बैरियर को क्रॉस कर रखा था और धीरे धीरे रिंग जोन के अंदर पहुंच रहा था। एन्ना जो कि उस वक्त थॉमस प्रिंस के ऊपर ही मौजूद थी, उसके पास एक यूएनएन लेफ्टिनेंट नेमेरोव पहुंच जाता है। नेमेरोव बहुत ज्यादा एंशियस दिखाई दे रहा था। नेमेरोव एन्ना को बताता है कि वो भी एक मेथोडिस्ट है और वो एन्ना से गॉड के बारे में बात करने लग जाता है। नेमेरोव जानना चाहता था कि क्या स्लो जोन के अंदर गॉड मौजूद हैं। एन्ना उस वक्त रिंग जोन में जाने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो नेमेरोव की बात को इग्नोर कर देती है। नेमेरोव इसके बाद बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई देता है और वो अपने क्वार्टर में जाकर सुसाइड कर लेता है। इधर टिली को शिप के अंदर घूमते हुए मेल्बा दिखाई दे जाती है। टिली क्लैरिसा को बहुत अच्छे से पहचानती थी। वो मेल्बा को देखकर तुरंत ही उसे पहचान जाती है और उसे आवाज देकर बुलाती है। मेल्बा टिली को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इधर एना को नेमेरोव के सुसाइड करने के बारे में पता चलता है। एना उसकी सुसाइड की बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। एना को लगता है कि उसने उसकी मदद नहीं की थी, इसीलिए नेमेरोव ने सुसाइड कर लिया था। एना नेमेरोव की अंतिम विदाई के लिए एक सेरेमनी रखती है, जिसे वहाँ मौजूद पूरा क्रू अटेंड करता है। टिली भी वहाँ पर मौजूद थी। टिली एना को बताती है कि मेल्बा ही क्लैरिसा है। टिली एना को क्लैरिसा मायो और जूल्स पियरे मायो के बीच के कनेक्शन के बारे में बता देती है। टिली एना को क्लियर करती है कि उन लोगों को क्लैरिसा के बारे में अभी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। एना टिली से कहती है कि उन लोगों को मेल्बा यानी कि क्लैरिसा की उस वक्त मदद करनी चाहिए। इधर होल्डन रिंग जोन के अंदर स्टेशन पर पहुंच चुका था। होल्डन वहां पर एक चैम्बर के पास पहुंच जाता है। मिलर भी उस वक्त होल्डन के साथ ही मौजूद था। होल्डन जैसे ही उस रूम के अंदर पहुंचता है, ऊपर और नीचे से एक बहुत बड़ा क्रिस्टलाइन रॉक स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाता है और वो लगातार बढ़ते हुए बीच में पहुंचकर रुक जाता है। मिलर होल्डन को बताता है कि क्योंकि होल्डन वहां पर मौजूद है और वो उस पूरे कम्युनिकेशन को जोड़कर एक सर्किट को एक्टिवेट कर सकता है। होल्डन मिलर से पूछने लग जाता है कि मिलर क्या सही में वहां पर मौजूद है या फिर उसे प्रोटोमॉलिक्यूल्स के कारण हेलुसिनेशन हो रहे हैं और प्रोटोमॉलिक्यूल्स हेलुसिनेशन में मिलर के रूप में होल्डन से वो सब कुछ करवाने की कोशिश कर रहा था। होल्डन नहीं जानता था कि उस सर्किट के एक्टिवेट होने के बाद वहां पर क्या होने वाला था और होल्डन कोई भी अनवांटेड चीज नहीं होने देना
लेना चाहता था। तभी होल्डन को मार्शियंस मैराइन्स के वहाँ पहुँचने की आहट मिलती है। मिलर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। मिलर एक बार फिर से सब लोगों के सामने आ जाता है। मिलर अपने इरोज के उस इवेंट को याद करने लग जाता है जब उसकी जूली से मुलाकात हुई थी और जूली ने मिलर के हाथ को पकड़ लिया था। मिलर होल्डन को बताता है कि जूली ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मिलर ने उसे बहुत कंफर्ट कराया था। तभी मार्शियंस मैराइन्स उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं। होल्डन मार्शियंस मैराइन्स को वहां मौजूद देखकर तुरंत ही उस बड़े क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की ओर मूव करने लग जाता है। मार्शियंस मैराइन्स होल्डन को मूव करते हुए देखकर उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मार्शियंस मैराइन्स की चलाई गई गोलियां होल्डन तक पहुंचने की बजाय बीच में ही मौजूद रहकर फ्रीज हो जाती है। रिंग जोन स्टेशन उन लोगों की गई फायरिंग को एक खतरे के रूप में मानने लग जाता है और स्टेशन की वॉल्स के अंदर नए बैरियर्स बनना शुरू हो जाते हैं। मार्शियन लेफ्टिनेंट मेयर नए बैरियर्स को बनता देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो एक ग्रेनेड को फेंक देता है जिसके कारण स्टेशन के एक फ्लोर के ऊपर गड्ढा हो जाता है। रिंग स्टेशन ये देखकर लेफ्टिनेंट मेयर को हवा में उछाल देता है। उसके बाद वो उसके पूरे पावर आर्मर को निकाल देता है। लेफ्टिनेंट मेयर का शरीर पूरे टुकड़े टुकड़े होकर उस पिट के अंदर गिर जाता है जो कि हैंड ग्रेनेड से बन गया था और वो गड्ढा इसके बाद अपने आप रिपेयर हो जाता है। हैंड ग्रेनेड के गिरने के कारण रिंग स्टेशन बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है और वो अपनी स्पीड लिमिट को और ज्यादा कम कर देता है। रिंग स्टेशन के अपने स्पीड को स्लो करने के कारण रिंग जोन के अंदर मौजूद सभी शिप की स्पीड भी बहुत बुरी तरह से कम हो जाती है और उनमें मौजूद लोग आपस में एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं। इधर टिली जो कि उस वक्त क्लैरिसा से बात कर रही थी वो क्लैरिसा से बहुत बुरी तरह से टकरा जाती है। मेल्बा मौके का फायदा उठाकर टिली को ऊपर की ओर उछाल देती है और टिली सीलिंग के अंदर फंस जाती है। इधर मिलर लगातार होल्डन को सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए कह रहा था। होल्डन मिलर की इस बात को सुनकर अपना हाथ ऊपर और नीचे से आए हुए प्रोजेक्टर के बीच में लगा देता है। होल्डन को अचानक ही पुराने पूरे इवेंट दिखाई देने लग जाते हैं। उसे रिंग गेट की ओपनिंग भी दिखाई देती है। उसे वीनस पर मौजूद प्रोटोमोलिक्यूल्स भी दिखाई देने लग जाते हैं। होल्डन को दिखाई देता है कि एक प्रोटोमोलिक्यूल बर्ड इरोज से निकल गई थी और उसके बाद वो वहां से निकलकर बहुत सारे रिंग गेट्स के अंदर घुस गई थी। होल्डन को सबसे आखिरी में दिखाई देता है कि रिंग स्टेशन ने एक ब्लू एनर्जी बीम को सन की तरफ फेंक दिया था और इसके बाद सन भी ब्लू कलर में बदल गया था। होल्डन देखता है कि वहां पर मौजूद पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका था। होल्डन इसके बाद बेहोश हो जाता है।